Hello everyone, welcome back to TechCube Gate Classes Environmental Engineering Series lecture number 45। हम लोग आज कंप्लीट करेंगे स्लज डाइजेशन के जो सब पोर्शंस और रह गए हैं उसको। ओके, अब तक जो हम लोग स्लज डाइजेशन करवा रहे थे उसमें हम वॉल्यूम का रिडक्शन कर रहे थे। अब जो हम स्लज डाइजेशन देख रहे हैं इसमें हम स्ट्रेंथ का रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन का मेथड मेरे पास में अभी भी वही है, एरोबिक डाइजेशन एंड एनएरोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन इज बेस्ट सुटेबल फॉर सेकेंडरी क्लेरिफाइड स्लज। इस स्लज में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत कम है, ऑर्गेनिक्स का स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन देंगे तो भी हमारे बैक्टीरिया को फूड के एब्सेंस में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सो वी कैन इजीली ट्रीट द सेकेंडरी क्लेरिफाइड स्लज विद एरोबिक डाइजेशन। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस किया जा रहा है बट इन एब्सेंस ऑफ फूड। एनारोबिक डाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग बेस्ट सूटेबल ये किसके लिए है, प्राइमरी क्लेरिफायर के स्लज के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल रेट ऑफ ग्रोथ होगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि हम चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो हाई ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है इस स्लज का, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मीथेन में। ठीक है, यहाँ से हम बेनिफिट लेंगे इस ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ का। एनएरोबिक डाइजेशन में हम क्या कराएंगे, हमारे पास में दो बैक्टीरियाज है, एक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, एक मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया को हम एसिड फॉर्मर बोलते हैं, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया को हम मीथेन फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एनएरोबिक होते हैं और फैकल्टेटिव हो सकते हैं। these acid former bacteria convert the organics, जो organic हमारा strength है, जो हमारा organic matter है, that converts into a acid। और जो मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया है, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो इसी कन्वर्टेड एसिड को वापस कन्वर्ट करेगा मीथेन में। ठीक है, सो एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया से हमें एसिड मिल रहा है, जो एसिड हम जिस एसिड पे हमारा मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया रिएक्ट करेगा और उसमें से मीथेन बनाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया जो है हमारा, ये काफी सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही इसको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा सिंपलर फॉर्म में, वो उस पर रिएक्ट करेगा। एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया ऑर्गेनिक्स पे रिएक्ट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर पे रिएक्ट करेगा और क्विकली रिएक्शन शुरू कर देगा एसिड फॉर्मेशन का। बट जो ये मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया होते हैं, दे नीड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। ये एसिडिक नेचर में काम नहीं करते, दे नीड बेसिक नेचर। सो इस ये पीएच वैल्यू, ये pH वैल्यू 6.5 to 7.5 में काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया अगर इंस्टेंटली रिएक्ट करने से बहुत ज़्यादा अगर उसने एसिड क्रिएट कर दिया है, तो हमारा जो टैंक है, स्लज डाइजेस्टेड हमारा जो टैंक है, उसमें क्या होता है, अगर एसिड हमारा एसिडिक हमारा नेचर हो गया उस टैंक का, तो ये मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया फिर वहाँ पे काम नहीं करेगा। दे आर वेरी डिमांडिंग, तो उनका पर्टिकुलर पीएच रेंज चाहिए उसको, तभी वो वहाँ पे काम करेंगे। तो जब अगर एसिडिक इन्वायरमेंट अगर क्रिएट हो जा रहा है, तो वहाँ पे हम हाइड्रेटेड लाइम को ऐड करते हैं, सो दैट कि पीएच हमारा वापस मेंटेन किया जाए अल्कलाइन नेचर में, सो दैट कि हमारा मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया जो कन्वर्टेड एसिड्स है उस पर रिएक्ट कर सके और मीथेन का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, आफ्टर डाइजेस्टिंग इन एनारोबिक कंडीशन, स्लज कैन बी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो स्लज का ऑर्गेनिक मैटर है, स्लज में जो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है उसको हम अल्टीमेटली कन्वर्ट कर रहे हैं CH4 में। कैसे कर रहे हैं, हम इन 4 स्टेप्स की हेल्प से कर रहे हैं। यहाँ पे 4 प्रोसेस हो रहा है जिसके हेल्प से, ये 4 स्टेजेस हैं जिसके हेल्प से हम अपने स्लज के ऑर्गेनिक मैटर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं मीथेन में। ठीक है, ये एक एनएरोबिक रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट क्या होता है कि हमारे पास में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। इस कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर है दैट विल बी ब्रोकन डाउन बाय वाटर। तो वाटर इनके कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स को तोड़ेगा और उसको सिंपलर बॉन्ड में लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट से शुगर, फैट से फैटी एसिड्स, प्रोटीन से अमीनो एसिड, ये हमारा सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर है, सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें कि हमारा एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया इजीली रिएक्ट करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप हमने यूज किया, जिसमें से हमने कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन किया सिंपलर बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में,
दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस जब ओवर हो गया तब हमारा एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया यहाँ पे अब आएगा। एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट करेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडोजेनेसिस, जिसमें सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। ये सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, सिंपलर बॉन्ड अवेलेबल है इन ऑर्गेनिक मैटर में। इसमें हमारा एसिडोजेनेसिस मतलब एसिड फॉर्मर्स बैक्टीरिया जो है, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है, रिएक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर्स को कन्वर्ट करेगा कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल, CO2, H2 एंड अमोनिया में। इन सब एसिड्स में कन्वर्ट करेगा हमारा एसिड फॉर्मर। उस स्टेप को हम कह रहे हैं एसिडोजेनेसिस। ठीक है, एसिडोजेनेसिस के ओवर होने के बाद ये जो हमारा एसिड्स मिला है इनको कन्वर्ट करना पड़ता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन में एंड CO2 में कन्वर्जन हो रहा है हमारे अवेलेबल एसिड्स का। इस स्टेप को हम कहते हैं एसिटोजेनेसिस। एसिटिक एसिड CO2 H2 में कन्वर्जन हो गया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। दिस स्टेप इज नोन एज एसिटोजेनेसिस। अब इस एसिटिक एसिड पे हमारा मीथेनोजेनेसिस मतलब मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया जो है हमारा रिएक्ट करता है मीथेन फॉर्मेशन के लिए। तो इस पे जो रिएक्शन हो रहा है मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया का, दैट स्टेप इज नोन एज मीथेनोजेनेसिस, जहाँ पे एसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन पे हमारा मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस एसिड इनटू मीथेन। दैट स्टेप इज नोन एज मीथेनोजेनेसिस। फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के उसको ले आए वाटर के हेल्प से इनटू सिंपलर फॉर्म या सिंपलर बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इस सिंपलर बॉन्ड और या सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स को जब हमने कन्वर्ट किया एसिड्स में, एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, उस स्टेप को हम कह रहे हैं एसिडोजेनेसिस। दिस स्टेप इज डन बाय द हेल्प ऑफ एसिड फॉर्मर बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्टेप में यही जो हमारे पास में कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल, हाइड्रोजन, अमोनिया, CO2 अवेलेबल है, इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, तो उस स्टेप को हम कह रहे हैं एसिटोजेनेसिस। ठीक है, अगेन हमारे पास में जो एसिटिक एसिड अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, इनको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीथेन में विद द हेल्प ऑफ मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया, उसको हम कह रहे हैं मीथेनोजेनेसिस। तो अल्टीमेटली मेरा स्लज इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन। दिस इज आवर मोटिव फॉर एनारोबिक डाइजेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एनारोबिक डाइजेशन दे रहे हैं देन वी विल गेट डाइजेस्टेड स्लज, सुपरनेटेंट एंड गैसेस। डाइजेस्टेड स्लज को क्या करते हैं, इसको हम लेके जाते हैं स्लज ड्राइंग बेड पे। स्लज ड्राइंग बेड पे क्या करते हैं, हम स्लज को एक्सपोजर देते हैं सन का और उसमें हम उसको ड्राई करवाते हैं। सो दिस ड्राइंग ऑफ स्लज टेक्स अ गुड टाइम विच इज अबाउट 3 to 4 weeks। ठीक है, प्रॉपरली ड्राई हो सके इसलिए यहाँ पे जो स्लज का लेयर हमने लगाया है, दिस लेयर ऑफ स्लज शुड नॉट बी मोर देन 20 centimeter। दिस टॉप लेयर इज स्लज का लेयर, सो स्लज का लेयर शुड नॉट बी more than 20 centimeter, has to be less than or equal to 20 centimeter। ये जो लेयर है यहाँ पे जो हमने बेड बनाया है विद द हेल्प ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, तो यहाँ पे एक लेयर ऑफ सैंड है, एक लेयर ऑफ ग्रेवल है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने स्लज, डाइजेस्टेड स्लज का क्या किया, स्लज ड्राइंग बेड पे लगाया, यहाँ पे इसको हम ड्राई कराए विद द हेल्प ऑफ सन, जिसमें कि वो ड्राई हो गया। तो अब ड्राई किया हुआ स्लज को वी कैन यूज एज फर्टिलाइजर, एज मैन्योर, हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट इज अ ब्लैक लिक्विड जो कि हमें एनएरोबिक डाइजेशन में मिलता है। इस सुपरनेटेंट का क्या होता है, BOD, ऑक्सीजन डिमांड इज क्वाइट हाई। हाई कहने का मतलब है दिस रेंजेस फ्रॉम 1500 mg per liter to 3000 mg per liter। अब इतना जो हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है इसका, इसको फिर से हम अलग से ट्रीट करें, दैट टू बी जो कि हमें वेस्ट से मिला है, स्लज से मिला है, इतना प्रोसेस यूनिट हम लगा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इस सुपरनेटेंट को ले जाते हैं वापस PST में।
पीएसटी से वापस इसको कनेक्ट कर देते हैं हम, तो जब हमारा रॉ वेस्ट वाटर आएगा ट्रीटमेंट के लिए, उसके साथ साथ में मेरा ये सुपरनेटेंट भी ट्रीट हो जाएगा। गैसेस व्हाट वी गेट इज CH4 एंड CO2, कुछ और ट्रेस गैसेस भी मिलते हैं, H2S, ये सब। हमारा जो मुद्दा होता है, मोटिव होता है इसका कि हम CH4 को कलेक्ट कर लें, क्योंकि इसकी फ्यूल वैल्यू है। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो 4 प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, या जो हमें आउटकम मिल रहा है, ये हम एक इस डाइजेशन को हम करवाते हैं एक स्लज डाइजेस्टर में, which is a cylindrical tank which looks like this. स्लज डाइजेस्टर एक टैंक होता है जिसमें कि हम स्लज को डाइजेस्ट करवाते हैं इन एनारोबिक कंडीशन। स्टैंडर्ड स्लज डाइजेस्टर हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप का डाइजेस्टर है, जिसका कि जो ये डोम है, जो ये टॉप कवर है, ये फिक्स नहीं होता है। गैसेस को यहाँ पे हम जान रहे कि यहाँ पे गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैसेस को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे इसको फिक्स नहीं किया जाता है, ये फ्लोटिंग कैप होता है, ठीक है। अदरवाइज इन एनारोबिक डाइजेशन वी नो कि हमें क्या क्या मिल रहा है, डाइजेस्टेड स्लज मिल रहा है, सुपरनेटेंट मिल रहा है, गैसेस मिल रहा है। यहाँ पे हमारा स्लज का इनलेट है, फ्रेश स्लज को हम यहाँ से इन करवाते हैं, यहाँ पे स्लज का डाइजेस्टिंग हो रहा है, डाइजेस्टेड स्लज हमें बॉटम में मिलेगा। ये जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, दिस इज एज पर देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो सबसे हेवियर है वो मुझे बॉटम में मिल रहा है, जो सबसे लाइटर है वो मुझे टॉप में मिल रहा है। जो सबसे बॉटम में मुझे मिल रहा है इज आवर डाइजेस्टेड स्लज। इस डाइजेस्टेड स्लज को हम वापस डिवॉटरिंग के लिए लेके जाते हैं, जो मॉइस्चर कंटेंट इसमें है उसको हटाने के लिए लेके जाते हैं। तो हम लोग इसको अल्टीमेटली डाइजेस्टेड स्लज को लेके जा रहे हैं स्लज ड्राइंग बेड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो सुपरनेटेंट व्हाट वी आर गेटिंग, कि जो हमने पढ़ा कि सुपरनेटेंट हमें कहाँ मिलता है, जहाँ पे भी एनारोबिक डाइजेशन होता है वहाँ पे हमें सुपरनेटेंट का मिलता होता है। तो सुपरनेटेंट को क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज इसका बॉडी डिमांड मतलब ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको वापस लेके जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, मतलब पीएसटी में, जहाँ पे कि हमारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हम लोग जब करा रहे हैं, वहाँ पे पीएसटी पे अगर हम सुपरनेटेंट को मिक्स कर दे, तो बाय द टाइम हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, उसी वक्त में सुपरनेटेंट का भी ट्रीटमेंट का ध्यान रख लिया जाएगा, ठीक। स्कम लेयर सुपरनेटेंट के ऊपर है। स्कम वी नो एक सोपी, एक फोमी सब्सटेंस होता है जिसपे कि डर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्कम। तो स्कम क्या होता है, सुपरनेटेंट के ऊपर के लेयर में होता है। जो टॉप लेयर में हमारे पास में क्या अवेलेबल है, गैसेस। कौन से गैसेस, एनारोबिक डाइजेशन है, CH4, CO2, फ्यू अमाउंट ऑफ H2S। ये सब गैसेस मुझे टॉप लेयर में मिलेंगे क्योंकि वो सबसे लाइटर है। तो यहाँ पे जो कैप है मेरा, ये फ्लोटिंग है, ये फिक्स नहीं है। तो जो गैसेस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे एक फ्लोटिंग डोम दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे सिलेंड्रिकल डाइजेस्टर में, सिलेंड्रिकल स्लज डाइजेस्टर में। ये दिस इज हाउ योर स्टैंडर्ड स्लज डाइजेस्टर लुक्स लाइक। वी हैव वन मोर टाइप ऑफ स्लज डाइजेस्टर, व्हाट वी कॉल एज 2-stage anaerobic digester और हाई रेट एनारोबिक डाइजेस्टर। यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 यूनिट है। यहाँ पे मेरा डाइजेशन कराने के लिए डाइजेस्टर का 2 यूनिट है। पहला में हम सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हम फर्स्ट में सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं, स्लज का मिक्सिंग हो रहा है। नेक्स्ट में हम उसको डाइजेस्ट करा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट में हमारे पास में यहाँ पे स्लज का डाइजेशन हो रहा है, जिसमें कि हमारा सुपरनेटेंट भी यहीं बन रहा है, स्कम लेयर भी यहीं बन रहा है, और गैसेस हमारा CH4 हमें मोस्टली यहीं से मिलेगा, ठीक है। गैसेस हमारा वाइल मिक्सिंग भी बन रहा है, इन दोनों में से हम गैस का कलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक यूनिट है जहाँ पे कि हमने स्लज का सिर्फ मिक्सिंग किया है, दूसरे यूनिट में हम लोग स्लज का डाइजेशन करा रहे हैं। 2 यूनिट है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों यूनिट का जो वॉल्यूम मिला के जो वॉल्यूम बनता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ हाई रेट स्लज डाइजेस्टर इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड डाइजेस्टर। 2 यूनिट मिला के भी वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर इज लेसर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डाइजेस्टर। सेम काम करते हैं, काम हमें दोनों में ही सेम करना है कि हम लोग स्लज करवा रहे हैं, हमें जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी सेम मिल रहा है, बट हम 2 स्टेज में मिक्सिंग को अलग कर देते हैं, सो दैट कि यहाँ पे एक होमोजेनियस मिक्स हो जाए और हमारा स्लज जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए। तो हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 2-stage anaerobic digester।
स्टैंडर्ड डाइजेस्टर में हमारे पास में एक ही यूनिट है, उसी में डाइजेशन हो रहा है, उसी में से गैस का कलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे 2 यूनिट है, एक में मिक्सिंग हो रहा है, एक में डाइजेशन हो रहा है। गैसेस का प्रोडक्शन दोनों में ही हो रहा है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी का हो रहा है, इसमें कम क्वांटिटी का हो रहा है। तो इसमें फिक्स्ड कवर है, इसमें फ्लोटिंग कवर है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सुपरनेटेंट मिलेगा। सुपरनेटेंट का आउटलेट अलग है, स्लज का आउटलेट अलग है। यहाँ पे जो सुपरनेटेंट मिल रहा है उसको हम वापस भेज देंगे पीएसटी में। यहाँ पे जो स्लज मुझे मिल रहा है डाइजेस्टेड स्लज, उसको हम लेके जाएंगे स्लज ड्राइंग बेड में। यहाँ पे भी मेरे पास में स्कम अवेलेबल है, यहाँ पे भी मेरे पास में गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो सेम प्रोसेस है, बट हम यहाँ पे 2 यूनिट में करा रहे हैं, वहां हम 1 यूनिट में करा रहे थे स्टैंडर्ड में। ओके, अब हमने ये समझ लिया कि स्लज का डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो। ये पॉइंट्स जरूर है, लेकिन ये मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स है, इसमें से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो ध्यान रखना। फर्स्ट में वी आर सेइंग कि स्लज कंटेन्स सॉलिड्स, वोलेटाइल सॉलिड्स एंड नॉन वोलेटाइल्स। हमें तो ये पता है कि स्लज इज कंटेनिंग सॉलिड। जिस उस सॉलिड में क्या है, उन सॉलिड में 70% इज योर वोलेटाइल सॉलिड, 30% इज योर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। इन 70% ऑफ वोलेटाइल्स में से सिर्फ 65% ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स को वी आर कन्वर्टिंग इनटू गैसेस, मतलब मीथेन, मतलब मोस्टली मीथेन। हम इस 70% में से सिर्फ 65% ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं गैसेस में। कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड गैसेस आर यूज्ड टू बी 8600 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब। वोलेटाइल सॉलिड्स आर मेजर्ड बाय द इक्विपमेंट। जो हमने रॉ वाटर पढ़ा था, वाटर सप्लाई पढ़ रहे थे, वहां भी हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। वहां ही हमने पढ़ा था कि वोलेटाइल सॉलिड्स को मेजर कैसे करते हैं, मफिल फर्नेस के हेल्प से। मफिल फर्नेस के हेल्प से हम वोलेटाइल सॉलिड्स को मेजर कर सकते हैं। Now supernatant is something which is a black liquid with high oxygen demand, high BOD of 1500 mg per liter to 3000 mg per liter. Rate of production of gases is 0.9 cubic meter per kg of volatile solids, जो कि reduced and digested हो चुके हैं, और 0.6 meter cube per kg of volatiles present. So now we need to know the factor affecting the sludge digestion, right? तो उसमें से पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया है जो कि एनारोबिक कंडीशन में एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो 2 टाइप ऑफ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेरा एनारोबिक बैक्टीरिया है मेरा। फर्स्ट वन इज मेसोफिलिक। जो मेसोफिलिक है वो 10 to 40 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, दिस टेक, ये जो मेसोफिलिक अगर हमारे पास में बैक्टीरिया हमने यूज किया है तो ये 10 to 40 डिग्रीज में काम करते हैं, जो कि टाइम लेते हैं 30 to 60 डेज का फॉर डाइजेशन। अगर हमने थर्मोफिलिक लिया है, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ टेम्परेचर, सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन अ टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री to 60 डिग्री सेल्सियस। इससे हम क्विकली काम करवा सकते हैं विद इन 18 days to 25 डेज। ठीक है, दिस इज हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग आवर डाइजेशन प्रोसेस। पीएच का हमने देखा कि पीएच के वेरिएशन होने से क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारा एसिडिक नेचर में हमारा मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया काम नहीं करता है, उसको फिर हाइड्रेटेड लाइम ऐड करना पड़ता है टैंक में, सो दैट मीथेन फॉर्मर वापस काम करना शुरू करे और एसिड से मीथेन का फॉर्मेशन करे। ये जो वेरिएशन इन पीएच आ जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ ओवर डोजिंग ऑफ स्लज और ओवर विथड्रॉल ऑफ स्लज, और इंडस्ट्रियल स्लज अगर उसमें एडिशन कर दिया गया है तो। इंडस्ट्रियल स्लज अगर एडिशन कर दिया गया है तो भी हमारे पीएच में वेरिएशन आ जाता है, जिसके वजह से कि हमारा डाइजेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर सीडिंग। सीडिंग मतलब हम डाइजेस्टेड स्लज को वापस मिक्स करते हैं टैंक में अपने रॉ स्लज के साथ। क्यों? दिस ब्रिंग्स बैलेंस टू द प्रोसेस।
This helps in balancing the process. Mixing is something, yes, mixing is required before the digestion process. अब ये अगर over mixing हो जाएगा तो this can kill, over mixing can kill the bacteria. जो बैक्टीरिया हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया वहां पे अवेलेबल है, अगर हम ओवर मिक्सिंग ऑफ स्लज करेंगे तो बैक्टीरिया को वो मार सकता है. न्यूसेंस क्या होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम करता होता है हमारे डाइजेशन को. यहाँ पे क्या होता है, सल्फाइड रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है. सल्फाइड रिड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन फॉर्मर को प्रॉब्लम करते हैं. सल्फाइड रिड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये मीथेन फॉर्मर मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास में बैक्टीरिया है उनको प्रॉब्लम करते हैं. तो हम क्या करेंगे, सल्फाइड रिड्यूसिंग एक्चुअली क्या करते हैं, क्या है, सल्फेट को रिड्यूस करते हैं सल्फाइड में. सल्फेट को रिड्यूस करते हैं सल्फाइड में, और यहाँ पे ये वाइल दिस प्रोसेस वो मीथेन का फॉर्मेशन होने नहीं देते हैं. तो हम क्या करेंगे, इफ आयरन is added then this will make iron sulfide, और आयरन सल्फाइड क्या होगा, हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो सेटल हो जाता है. तो हम इस सल्फाइड रिड्यूसिंग बैक्टीरिया को कन्वर्ट करवा लेंगे आयरन सल्फाइड में, जिससे कि उसको प्रेसिपिटेट करवा लेंगे. तो अब हमारा मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया फ्री है, तो आप मीथेन का कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं. These are the design criteria of your sludge digestion tank, sludge digester, जिसका कि diameter is ranging from 6 to 38 meter, depth is from 6 to 12 meter. Lower slope, तो ये slope है हमारे पास में, this slope is 1:1 to 1:3. Depth to dia का जो dia to depth का जो ratio है, that is varying from 1.5 to 4. Now I need to find out the volume of digester. So volume of digester is given, ये एक स्टडी से मिला हुआ फॉर्मूला है मुझे, is B1 plus B2 divided by 2 into T. B1 B2 क्या है, is volume of raw sludge added per day. B2 is volume of equivalent digested sludge produced per day. अब देखो क्योंकि ये पर डे के यूनिट में है, दिस शोज कि ये फ्लो अमाउंट है. ठीक है, दोनों ही पर डे के यूनिट में है, दैट मीन्स ये फ्लो के अमाउंट में है, फ्लो का यूनिट दिखा रहा है मुझे, इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट वी विल गेट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. ठीक है, अब एक्चुअली ये जो रिलेशन दिया गया है, ये स्टडी से रिलेशन दिया गया है, जिसमें कि ये अजम्पशन लिया गया है कि यहाँ पे स्लज का डाइजेशन, गैसेस का प्रोडक्शन और जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं वो एक लीनियर नेचर में हो रहा है. द नेचर इज अज्यूम टू बी लीनियर, तब हमारे पास में ये एक रिलेशन है. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मॉनसून के लिए मुझे अलग से निकालने को कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर क्या होगा. देखो क्योंकि मॉनसून जब होगा तब तो हम उसको स्लज ड्राइंग बेड पे लेके जाएंगे नहीं कि हम उसको ड्राई करा सके, वहां पे तो कोई धूप है नहीं कि वो आप सोलर से ड्राई हो सके, सोलर एनर्जी से उसको हम ड्राई कर सके. तो मॉनसून सीजन में जो डाइजेस्टेड स्लज है उसका हमें एकोमोडेशन खुद ही करना पड़ता है, इस डाइजेस्टेड स्लज को भी हमें खुद संभालना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या होगा, एक वॉल्यूम मेरा और ऐड हो जाएगा, B1 plus B2 divided by 2 into T plus B2 into capital T. ये B2 क्या है, डाइजेस्टेड स्लज, कैपिटल D क्या है, कैपिटल T is your मॉनसून पीरियड. जितने पीरियड के लिए मेरा मॉनसून है उस उतने पीरियड के लिए मुझे उसको कैपेसिटी को डिजाइन करना पड़ेगा, हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा. सो यहाँ पे ये एक रिलेशन है, इफ इन मॉनसून सीजन आई नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, तो इतना वॉल्यूम मुझे चाहिए. ये हमने देखा कि जब डाइजेशन मेरा स्लज का जो प्रोसेसिंग हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब जब लीनियर नेचर में काम कर रहा है तब हमारा वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर का कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है. ठीक है, व्हाट इफ कि वो लीनियर नेचर में काम नहीं कर रहा है, इफ द नेचर इज पैराबोलिक, ये भी बाय स्टडी ही दिया हुआ है कि जितने से भी प्रोसेस हो रहे हैं दैट प्रोसेस इज नाउ इन पैराबोलिक नेचर. तो जो मेरा वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर है दैट विल बिकम B1 minus 2/3 of B1
माइनस V2 इंटायर मल्टीप्लाई विथ T। अभी भी मेरा V1 वही है, V2 मेरा वही है, T इज आवर टाइम जितना में हमने डाइजेशन करा है, डाइजेशन पीरियड। ठीक है, इसका भी अगर मुझे मॉनसून सीजन के लिए निकालना पड़े कि मॉनसून सीजन में कितना उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, सो आई विल राइट इट सेम एज V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 इंटू T प्लस V2 इंटू T। यहाँ पे कोई चेंज और नहीं आएगा। क्वेश्चन लेते हैं। A sewage containing 200 mg per liter of suspended solids in passing through PST. The solids from the PST digested to recover gases. Okay. Find the volume of methane and CO2 produced in the digestion of the sludge from 10,000 cubic meter of sewage. Calculate the fuel value of the gas produced. अपने पास में क्या है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है कहाँ पे, जहाँ पे वो पीएसटी में, जब वो सीवेज है, तो अभी तक ये स्लज बना नहीं। सो हम क्या कर रहे हैं कि पहले वी नीड टू नो कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड है। तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इज 10,000 मीटर क्यूब वाटर में कितना सॉलिड है, 200 mg पर लीटर। ये मीटर क्यूब में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। यहाँ पे ये लीटर से कैंसिल कर लेंगे, तो हम सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है केजी में, कितने अमाउंट ऑफ सॉलिड है मेरे पास में केजी में, वो हम निकाल लेंगे। सो 10,000 इंटू 1000, ताकि हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर सके, इंटू 200 mg पर लीटर। अब ये लीटर में था, ये कैंसिल हो गया। वी विल गेट, यहाँ पे केजी में करना चाहते हैं, सो 2000 kg ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग from PST 70% of the suspended solids are removed. 70% of suspended solids are removed. तो स्लज में मुझे कितना सॉलिड मिलेगा, सो अब जो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा स्लज में विल बी 2000 kg into 70. This will become 1400 kg. ठीक है, नाउ वी आर अज्यूमिंग कि 1400 में सिर्फ 70% ही है जो मेरे पास में वोलेटाइल सॉलिड्स है। तो वोलेटाइल सॉलिड्स को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेस में। तो वोलेटाइल सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इज, मतलब अमाउंट इज 1400 इंटू 70%। वी आर अज्यूमिंग वोलेटाइल सॉलिड्स कितना है, 70%। सो दिस विल बिकम हाउ मच, 84, right? 840 kg. This will be 840 kg of volatile solids present in the sludge. We are assuming कि 65%, यहाँ पे हमने देखा था नोट्स में कि 65% of the volatile solids are reduced to gases. We have got कि हमारे volatile solids का अमाउंट कितना है, 840 kg. Let's say कि 60% of the volatile solids converted into gases. 65% इज द मैक्सिमम अमाउंट। तो हम 60% अज्यूम करके चलते हैं कि फॉर दिस केस हम 60% लेके चलते हैं कि वोलेटाइल सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इनटू गैसेस। सो नाउ वी नीड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी हाउ मच, 840 का 60%, 840 का 60% विल बी 504 मीटर क्यूब। This much of amount of gas is produced, right? ये टोटल गैसेस हैं जो इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब टोटल गैसेस में, टोटल गैसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, टोटल गैसेस में 70% हमारा मीथेन होता है, अप टू 25% हमारा CO2 होता है, रेस्ट 5% रेस गैसेस होते हैं जैसे कि H2S एंड ऑल। ठीक है, तो हम अब मुझे ये जानना है कि मीथेन प्रोड्यूस कितना है इसमें से। तो आउट ऑफ दिस टोटल गैस मीथेन प्रोड्यूस्ड इज, मीथेन प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम विल बी हाउ मच, 70% ऑफ दिस 504। दिस इज बिकमिंग 5352.8 मीटर क्यूब।
we have assumed कि पूरा का पूरा 70% अमाउंट ऑफ जो हमारा गैसेस है वो मीथेन है. So we are getting an amount of volume which is 352.8 मीटर क्यूब. इतना हमारा मीथेन प्रोड्यूस्ड है. हमें क्या कहा गया है? We need to find out the amount of gases produced. Gases produced में मीथेन produced and कार्बन डाइऑक्साइड produced. तो मीथेन प्रोड्यूस हमने कितना निकाल लिया? is 352.8 मीटर क्यूब. CO2 produced is 25% of this 504. That will be 126. meter cube. Now we need to find out that what will be the fuel value of the gas. So fuel value of gas हम लोग assume करके निकालना पड़ेगा. That we are assuming the value. Assume the fuel value as 86 kilocalorie per meter cube. So we have this much amount of methane. So methane fuel value is 8600 into 352.8. This was in kilocalorie per meter cube. This was in meter cube. The meter cube will be cancelled. We will get 8600 into 352.8. We will get an amount of 3.034 into 10 to the power 6 kilocalorie. ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा था. ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. We will take a question. Question बोल रहा है, find the capacity of a digester if Q is 2 mld, suspended solid is 200 mg per liter. Percentage of suspended solid from clarifier is 70%. यही जो clarifier में हमारा suspended solids मिला है, sludge मुझे इसी से मिलेगा. Moisture content of fresh sludge is 98%. Moisture content of digested sludge is 90%. Specific gravity of fresh sludge is 1.06. Specific gravity of digested sludge is 1.02. Digestion period is 60 days. We need to find out the capacity of digester. मतलब हमें volume of digester निकालना है. Volume of digester is V1 plus V2 divided by 2 into T. हम ये linear nature assume कर रहे हैं. So first we need to find out this volume. So we know volume is how much? Volume is 100 by 100 minus P1 into M by density of जो sludge, first sludge है, fresh sludge है. Then V2 is 100 by 100 minus P1 into M. M मेरा constant है. Moisture content से मेरा sludge solid के quantity में कोई change नहीं आ रहा है. So mass मेरा constant है. This is density of sludge 2. ठीक है. Now we need to find out this M first. So M क्या है? मेरा M देखो solid का concentration given है 200 mg per liter. So 200 mg per liter into मुझे ये किस में चाहिए? M kg per day में. So I will, if I multiply with this Q thing, so 2 mld will become the entire concentration or mass of sludge कितना आ रहा है? This will be 400 kg per day. पर मुझे ये कहा गया है कि सिर्फ 70% of solid is being clarified from the primary settling tank. That means यहाँ पे हम सिर्फ 70% of solid को ही convert कर पा रहे हैं sludge में. So sludge में मेरा क्या होगा? Solid का concentration कितना है? Solid का mass मेरा कितना है? In sludge will be 70%. So 400 into 70% is the solid concentration or solid mass in your sludge. This is 280 kg per day. We have got the value of now I need to find out density of fresh sludge and density of digested sludge. So rho 1 is nothing but S1 into density of water, and rho 2 will be same S2 into density of water.
तो यहाँ पे मेरे पास में S ऑफ फ्रेश स्लज दिया हुआ है 106 एंड डाइजेस्टेड इज 102. So 1.06 is multiplied with 1000. You will get 1060 mg per meter cube. Okay. And for digested sludge, it is 102 into 1000. So I will get 1020 kg per meter cube. अब मेरे पास में ये सारे टर्म्स आ गए हैं. P की क्वांटिटी मुझे दी हुई है कि फ्रेश स्लज में मेरा P1 इज 98%, डाइजेस्टेड स्लज में P2 इज मेरा 90%. तो P1 P2 का वैल्यू दिया हुआ है, M का वैल्यू हमने निकाल लिया है, डेंसिटी का वैल्यू हमने निकाल लिया है. नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी रिक्वायर्ड. सो V1 when moisture content is 98% is 100 divided by 100 minus 98. This one is 280 divided by 1060. यहाँ पे यूनिट देखना, 280 का यूनिट कितना है? दिस यूनिट इज kg पर डे. 1060 का यूनिट कितना है? kg पर मीटर क्यूब. इन दोनों में कोई यूनिट नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये kg कैंसिल हो जाएगा. दिस मीटर क्यूब विल गो अप. तो जो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम का अमाउंट विल बी इन मीटर क्यूब पर डे. तो ये वॉल्यूम का अमाउंट आई एम गेटिंग एज 13.207. Okay. Similarly, I can find out the volume of V2, 100 divided by 100 minus 90 into 280 divided by 1020. This one I am getting as 2.745. सेम यूनिट मीटर क्यूब पर डे. अब देखो V1 V2 मुझे मिल चुका है, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर नाउ और कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टर विच इज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू डाइजेशन पीरियड. डाइजेशन पीरियड मेरे पास में 60 डेज गिवन है. V1 इज योर 13.207, V2 इज योर 2.745 डिवाइडेड बाय 2 into 60. Simple. So your capacity of digester is, अब देखो यहाँ से हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब डेज का जो यूनिट था वो कैंसिल हो गया. तो सिर्फ मुझे अब ये मीटर क्यूब में मिल रहा है 478.35 समथिंग एज मीटर क्यूब. इतना सा ही स्टोरी है एनारोबिक डाइजेशन का. We'll take one more question. क्वेश्चन बोल रहा है कि सस्पेंडेड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन इज 200 mg, राइट? सस्पेंडेड सॉलिड्स है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन इज 200 mg पर लीटर. आउट ऑफ विच क्या हो रहा है? 90% ऑफ द सॉलिड्स आर रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट. दैट मीन्स कि ये 90% जो रिमूव किया गया है यही स्लज बनाएगा. तो 90% ऑफ दिस इज कन्वर्टिंग इनटू स्लज, जिसका कि 70% जो सॉलिड्स है वो वोलेटाइल सॉलिड्स है. फाइन. अब जो ये 90% में से 70% सॉलिड आएगा, दैट विल बी ऑफ दैट वोलेटाइल सॉलिड. हो ये रहा है कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है मेरे पास में, उसका कि 90% हमने सेटल करा दिया एज स्लज. अब इस स्लज में जो सॉलिड्स अवेलेबल है उसका 70% इज वोलेटाइल सॉलिड. तो वोलेटाइल सॉलिड का अमाउंट कितना हो रहा है पहले हम वो निकाल लेते हैं. सो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन या सॉलिड मास इज, आई कैन से 200 mg पर लीटर इनटू 90% स्लज में बन रहा है. स्लज के सॉलिड्स में से 70% सॉलिड्स वोलेटाइल सॉलिड्स है. सो दिस इज बिकमिंग into 90 into 70 is coming as 126 mg per liter. ठीक है. अब ये कहा जा रहा है कि 65% ऑफ द वोलेटाइल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड इनटू गैसेस of rate 0.9 meter cube per kg of volatile destroyed. How much gases will be produced from digester? From 1 million liter CVH. Okay. Find the amount of fuel value. 75% methane is produced. Fine. ठीक है.
तो इतना अमाउंट ऑफ सॉलिड हमारे पास में अवेलेबल है। अब मुझे ये सॉलिड का मास चाहिए केजी में, सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस m with q to get the amount in kg. So 126 mg per liter into 1 ml million liter. So this will be converted into kg. This is 126 kg of volatile solids are present, जिसमें का कि हम ये मान रहे हैं 65% of the volatile solids are destroyed. Okay. So 65% अगर हम volatile solids को destroy कर रहे हैं, so destroyed volatiles amount is becoming 126 का 65% is 81.9 kg volatiles are destroyed. ठीक है, अब ये कह रहा है कि गैस का जनरेशन कैसा हो रहा है, गैस का प्रोडक्शन ऐसे हो रहा है कि 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ वोलेटाइल डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड वोलेटाइल्स कितना है ये मैंने निकाल लिया है। तो गैस का टोटल गैस का जो प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल गैस प्रोड्यूस्ड, आई कैन राइट दैट वन एज 81.9 kg into 0.9 meter cube per kg of volatile destroyed. So total gas produced is 73.71. अब ये kg कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब। इतना मेरे पास में टोटल गैस प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, मीथेन कितना प्रोड्यूस है मेरे पास में दिया हुआ है कि 65% ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। आउट ऑफ दिस टोटल गैस मीथेन प्रोड्यूस कितना है 65%। इसको आप पैरेलली सॉल्व करो, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। सो मीथेन प्रोड्यूसेस 47.91 मीटर क्यूब। नाउ आई हैव बीन सेड दैट यहाँ पे जो फ्यूल वैल्यू है इज 52 किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब ऑफ गैस। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फ्यूल वैल्यू मेरे पास कितना है इफ आवर मीथेन गैस का वॉल्यूम इज दिस मच। So fuel value I will get with this methane gas will be 47.91 into 52 I guess 5200, correct? 5200 kilo calories per meter cube of gas. So you get 2.49 into 10 to the power 5 kilo calorie. Questions का practice करो। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेक फैकल्टी का, जो कि फ्री अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, ईएस के भी, गेट के भी। जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को इनकाउंटर करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है।